दोस्तों अक्सर आप लोग ट्रांजिस्टर का सर्किट देख के डर जाते हैं, उस सवाल की लंबाई देख के डर जाते हैं, जबकि सवाल बहुत आसान था। हालांकि नीट 2022 में पूछा गया था। आप जानते हैं नीट का रिवाज है कि एक बार में नहीं हो पाता है। दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। देखिए क्या कह रहा है आपके पास, एक NPN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन द कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशंस। देखिए दिख रहा है, ये आपका कॉमन दिख रहा है और ये आपका NPN है क्योंकि बाहर की तरफ तीर का निशान, एरो का निशान आ रहा है। करना क्या है, इन विच द लोड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। देखिए आपको जो है RC की वैल्यू दी गई है। ये आपका कलेक्टर है, कलेक्टर पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ 8 ओम का आपको दिया गया है, बताया भी गया है। और कह रहा है यहाँ पे जो सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 0.8 वोल्ट का हो रहा है। द कलेक्टर करंट निकालनी है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, ओम्स लॉ लगाना था। ओम्स लॉ आप जानते ही हैं क्या होता है बेटा, I = V/R होता है। क्योंकि मसला किसका था, कलेक्टर का था, तो आप सारी कलेक्टर करंट निकाल ली। तो कलेक्टर का ड्रॉप वोल्टेज और कलेक्टर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस लगा है उसको ले लीजिए। वोल्टेज आपको दिया है, कितना दिया है बेटा, 0.8 वोल्ट दिया है। और आपको रेजिस्टेंस कितना दिया है, 800 ओम का दिया है। सॉल्व कर लेते, इसको इधर ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 8 × 10⁻²। ये कट गया, ये आपका 1 हो गया। ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1 पहले से था, 2 ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। करंट एम्पियर में है, आपको किस में निकालनी थी, मिली एम्पियर में निकाल सकते हैं। 10⁻³ मिली एम्पियर हो जाता है। तो जो करेक्ट आंसर था वो आपका दूसरा यानी कि 1 मिली एम्पियर था। तो सर्किट देख के आप सवाल आगे बढ़ गए थे, ऐसा ना किया कीजिए, देखा कीजिए। अगर करंट से निकालनी है या पावर निकालनी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे सवाल के पास। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि फॉर ए ट्रांजिस्टर एक्शंस, आप जानते ही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। आपने थ्योरी में पढ़ा था ट्रांजिस्टर एक्शंस के लिए, क्या पढ़ा था कि आपके पास एक इमीटर होता है, उसके बाद इसको बचाने के लिए छोटा सा आप बेस लगा देते हैं और एक बड़ा सा कलेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आपके पास चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं, कभी मेजॉरिटी ऑफ कैरियर होल्स हो सकते हैं, कभी आपके पास जो हैं इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उनको आप यहाँ कलेक्ट करते थे। आप इतनी चीज़ जानते भी थे अच्छी तरीके से कि हम इमीटर और कलेक्टर, इमीटर और बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड वाइज में रखते हैं ट्रांजिस्टर एक्शंस के लिए। आप जानते ही हैं ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए ये आपका फॉरवर्ड होना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रांजिस्टर है, कोई भी होगा, हम मान लेते हैं इसको PNP मान लेते हैं। 2 होते हैं आपके, NPN और PNP, यही जो 2 जंक्शन है यही आपका ट्रांजिस्टर एक्शन टेक प्लेस लेता है। और आपने इसको फॉरवर्ड करना था तो आपने पॉजिटिव लगा दिया, कलेक्टर को हमेशा रिवर्स में रखते थे। तो ये P है तो रिवर्स के लिए निगेटिव बना दिया है। तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड वाइस और ये होता है आपका रिवर्स वाइस। बस काम बन गया आपका। आइए पढ़ना चालू करें। क्या कह रहा है कि बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड बी सेम साइज। नहीं भाई, बेस तो बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज कैरियर आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पास कराने, कलेक्ट कराने, इसलिए कलेक्टर के पास भेजना है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरी बात करते हैं, बोथ इमीटर एज वेल एज कलेक्टर आर फॉरवर्ड वाइज। नहीं, आपको यहाँ निकालना है, यहाँ पे रिसीव करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो PNP हो चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो, आपको इमीटर बेस फॉरवर्ड रखना है और बेस और कलेक्टर को रिवर्स रखना है, तभी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर जो है अपना एक्शन ले पाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप। बिल्कुल सही। इन तीनों में बेस बहुत छोटा सा होना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास चार्ज कैरियर हैं वो बेस को क्रॉस कर दें और कलेक्टर पे पहुंच जाएं। चौथा भी पढ़ लेते हैं, बेस इमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। इमीटर जो है सबसे ज़्यादा डोप होना चाहिए, क्योंकि यहीं से निकलना है। बेस लाइटली होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इसके रिलेटिव में कलेक्टर कम होता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि सेम डोपिंग नहीं हो सकती है। तो आपने देखा कितना अच्छा है कि आपने पूरी ट्रांजिस्टर फिजिक्स जो थी वो इस सवाल में पढ़ ली, और ये आपकी NCERT की किताब से लिया गया है।
आइए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आप जानते हैं, ट्रांजिस्टर द करेक्ट रिलेशनशिप अल्फा एंड बीटा। बेटा जैसे ये आए तो दो चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। पहले अल्फा का रिलेशनशिप, आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ठीक है। तो अगर बीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर 1 से कम है तो बीटा 1 प्लस बीटा कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, जिसकी वजह से ये 1 से बीटा से ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कम आएगी, यानी मैक्सिमम 0.99 तक पहुंच सकती है। यहाँ पे अल्फा का साथ ये गुणा हुआ था तो आप चाहे तो इसको यूँ गुणा कर लीजिए, 1 प्लस बीटा, ये हो गया। आइए इसी तरह चलते हैं, बीटा के लिए रिलेशनशिप लिख लेते हैं। बीटा के लिए रिलेशनशिप आप जानते ही हैं कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपका 40 से लेके 40 से लेके 440 तक होता है। तो आपने कहा अल्फ़ा याद रहे ज़्यादा होता है, 50 से 500 तक आप मान सकते हैं, ये हो गया। तो बीटा का रिलेशनशिप आपको याद आनी चाहिए, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, या आप कह सकते हैं बीटा 1 माइनस अल्फ़ा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा, यानी एक आपके पास अल्फ़ा में रिलेशनशिप, बीटा में। आपने देखा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस अल्फ़ा, आपने देखा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस अल्फ़ा, पहला ही सही हो गया। दूसरे में देखिए अल्फ़ा कह रहा है बीटा 1 माइनस अल्फ़ा, अरे भैया आपका अल्फ़ा होता बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है, तो ये गलत हो गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस अल्फ़ा, जब भी अल्फ़ा का बीटा से लेंगे बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू कभी भी अल्फ़ा के साथ साथ 1 प्लस बीटा होता है, ना कि ये। तो दोस्तों ये आपका पहला वाला बिल्कुल ठीक था। ये दो रिलेशनशिप आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 से कम होता है इसलिए 1 का जोड़ होता है, और ये 40 से लेके 450 के बीच में होता है, इसीलिए ये 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो ये दो रिलेशनशिप अगर आपको याद हैं तो ये सवाल आप आसानी से कर लेते हैं। तो मित्रों इतना आपके लिए पर्याप्त है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।